हेलो गाइस, आई एम गुरजीत एंड वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की क्लास फिर हमारे जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके साथ। तो आज की क्लास में हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में जहाज कोठी कहाँ पर है। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि इसे जहाज कोठी क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि इसकी जो शेप है, इसका जो आकार है वो कैसा है, जहाज जैसा है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, जहाज कोठी बोला गया है। और ये कहाँ पर है, हिसार के फिरोज शाह पैलेस कॉम्प्लेक्स में है। हिसार के फिरोज शाह पैलेस कॉम्प्लेक्स में है। और इसे जो जहाज कोठी है, अगर क्वेश्चन आता है कि किसका निवास स्थान, ये जॉर्ज थॉमस का निवास स्थान था। अब देखो, जब जॉर्ज थॉमस ने इसे अपना निवास स्थान बनाया, उससे पहले क्या था, ये जैन मंदिर थे। यहाँ पे क्या बने हुए थे, जैन मंदिर थे। लेकिन अब जो है एट प्रेजेंट इसे फिर दोबारा से क्या नाम दे दिया गया है, दिगंबर जैन मंदिर इसको नाम दे दिया गया है। किसे, जहाज कोठी को। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि जैसे जॉर्ज थॉमस की अगर हम बात करें, जॉर्ज थॉमस ने अपनी कैपिटल किसे बनाया था, अपनी राजधानी किसे बनाया था, हांसी को बनाया था। तो और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुरु गोविंद सिंह जी का ननिहाल हरियाणा में किस स्थान पर है। तो गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे, उनका ननिहाल हरियाणा में कहाँ पर है, लखनौर साहिब में है। और ये जगह कहाँ पर पड़ती है, अंबाला में पड़ती है। अंबाला का एक गांव है लखनौर साहिब। तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का ननिहाल, यानी कि इनकी मदर का नाम माता गुजरी, इनकी मदर का नाम ये कहाँ से थी, ये लखनौर साहब से थी। और अगर पिता की बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के पिता का क्या नाम, गुरु तेग बहादुर जी, जो सिखों के 9वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। अगर इनके जन्म स्थान की बात करें, जन्म कहाँ पर हुआ था, पटना साहिब जो बिहार में पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जी की अगर हम बात करें, इनके उत्तराधिकारी के बारे में अगर बात करें कि गुरु गोविंद सिंह जी का उत्तराधिकारी कौन बना, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने गद्दी को खत्म कर दिया था, यानी कि गद्दी सिस्टम समाप्त करके अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था, गुरु ग्रंथ साहिब को अपना उत्तराधिकारी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुरु गोविंद सिंह जी ने किस पंथ की स्थापना की थी। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। कब की थी, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी आश्रम की नींव हरियाणा में कब और कहाँ पर रखी गई। तो महात्मा गांधी आश्रम की नींव हरियाणा में पलवल में रखी गई। और किसने रखी थी, कब रखी थी, 2 अक्टूबर 1938 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी आश्रम की नींव कहाँ पर रखी थी, पलवल में रखी थी। अब पलवल में महात्मा गांधी आश्रम की नींव क्यों रखी गई, क्योंकि जब रोल्ट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी रोल्ट एक्ट के विरोध में मुंबई से कहाँ पर जा रहे थे, लाहौर जा रहे थे। तो पलवल रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी हुई थी। इसलिए पलवल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस आश्रम की स्थापना की, महात्मा गांधी आश्रम की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी हरियाणा में कहाँ पर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस गांव में पड़ती है, मुंदड़ी गांव में पड़ती है। और ये कहाँ पर पड़ता है, कैथल में पड़ता है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 2015 को इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। और मुंदड़ी गांव से एक क्वेश्चन और बनता है, लवकुश तीर्थ। अगर क्वेश्चन आता है कि लवकुश तीर्थ हरियाणा में कहाँ पर है, तो कहाँ पर पड़ते हैं, मुंदड़ी गांव में ही पड़ता है लवकुश तीर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब बनाया गया था। हरियाणा में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब बनाया गया था, 1989 में बनाया गया था। और ये बात आपने याद रखनी है, हरियाणा नॉर्थ इंडिया का पहला स्टेट है जिसमें पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बनाया गया था। अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तर भारत का पहला स्टेट कौन सा जिसमें पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बनाया गया, तो हरियाणा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे अगर हम साउथ की बात करते हैं कि साउथ में कौन सा स्टेट है जिसमें पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बना था, तो तमिलनाडु जो है वो साउथ का है और इसमें कब बनाया गया था, 1948 में बनाया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर है, राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत में कहाँ पर है, कलकत्ता में है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है जैसे केंद्रीय पुस्तकालय, केंद्रीय पुस्तकालय हरियाणा में कहाँ पर है, तो केंद्रीय पुस्तकालय हरियाणा में कहाँ पर है, अंबाला में है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रज भाषा के प्रसिद्ध हरियाणवी कवि का नाम क्या है। अब देखो यहाँ पे बात किसकी आ रही है, ब्रज भाषा, भाषा तो ब्रज है और हरियाणवी कवि का नाम क्या है, तो हरियाणवी कवि जो ब्रज भाषा के जो श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं उनका क्या नाम है, महाकवि सूरदास। और सूरदास जी जन्मांध थे और ये कृष्ण भगत थे, यानी कि कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं उनकी इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। और अगर इनके जन्म स्थान की बात करें, इनका जन्म हुआ था सीही और कहाँ पर पड़ता है, फरीदाबाद में। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि सूरदास का जन्म स्थान हरियाणा में कहाँ पर पड़ता है, सीही, जो पड़ता है फरीदाबाद में। और अगर इनके गुरु का नाम पूछा जाए, इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। और अगर क्वेश्चन आता है कि सूरदास जी की रचनाएं, सूरदास जी की रचनाएं कौन कौन सी, सूरसागर, सूरसागर, सूरसावली, सूरसावली और साहित्य लहरी, इनकी प्रसिद्ध 3 रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 टाइप से आपके पास आता है लेकिन दोनों बार जो है इसका आंसर अलग होगा। अगर क्वेश्चन आता है महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियां हरियाणा में कहाँ से मिली, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, 2 संपूर्ण मूर्तियां कहाँ से मिली हरियाणा में, तो क्वेश्चन आएगा नौरंगाबाद और कहाँ पर पड़ता है, भिवानी में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध की मूर्ति। अगर क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहाँ से मिली, तो ये ब्राह्मणवास कहाँ पर पड़ता है, रोहतक में पड़ता है। देखो अगर संपूर्ण मूर्तियों की बात करें तो कहाँ से, नौरंगाबाद भिवानी से। और अगर महात्मा बुद्ध की मूर्ति की बात करें तो कहाँ से मिली है, ब्राह्मणवास। उसके बाद है महात्मा बुद्ध की अगर बात करें, इसे क्या बोलते हैं, लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किन्हें जाना जाता है, महात्मा बुद्ध को माना जाता है। नेक्स्ट है अकबर ने सिक्के ढालने की टकसाल हरियाणा में कहाँ लगाई थी, तो अगर हरियाणा की बात करते हैं, वैसे तो अगर भारत की बात करें फतेहपुर सीकरी में अक्सर जो अकबर है उसने सिक्के ढालने की जो टकसाल लगवाई थी, लेकिन अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में कहाँ लगाई थी, नारनौल महेंद्रगढ़ में, नारनौल महेंद्रगढ़ में सिक्के डालने की जो है वो टकसाल लगवाई थी। और अगर नारनौल की बात करें, एक क्वेश्चन आता है कि जैसे शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के बारे में नारनौल से क्वेश्चन आता है, शेरशाह सूरी का बचपन हरियाणा में कहाँ पर बीता, तो कहाँ पर बीता, नारनौल में बीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये 3-4 क्वेश्चन बच्चे अलग अलग टाइप से पूछ ले जाते हैं, जैसे घन वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है, या फिर कौन से होते हैं घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र को आघात वाद्य यंत्र भी बोलते हैं, ये आपने अच्छे से याद रखना है। जो घन वाद्य यंत्र है उन्हें क्या बोला जाता है, आघात यंत्र भी बोला जाता है, आघात वाद्य यंत्र। और इनमें से कौन से होते हैं, जैसे चिमटा है, खड़ताल है या फिर मजीरा, इन्हें क्या बोला जाता है, घन वाद्य यंत्र बोला जाता है। अगर वाद्य यंत्रों की बात करें तो जो भरत मुनि है जिन्होंने क्या लिखा है, नाट्य शास्त्र लिखा है, उन्होंने वाद्य यंत्र 4 तरह के बताए हैं, 4 प्रकार के। एक तो घन वाद्य यंत्र है, एक सुशिर वाद्य यंत्र है, एक अवनद वाद्य यंत्र है और एक कौन से है, तार वाद्य यंत्र। इनमें क्या क्या डिफरेंट होता है, क्या क्या डिफरेंस होता है, किस टाइप के होते हैं। अब जैसे घन वाद्य यंत्र की अगर हम बात करें, घन वाद्य यंत्र कैसे होते हैं, ये यानी कि सॉलिड होते हैं, सॉलिड यानी कि किसी मेटल से बने होते हैं। अगर किसी मेटल की बात करें तो ये ज़्यादातर किससे बने होते हैं, ये कांसे से बने होते हैं। किससे, ये कांसे से बने होते हैं और ये ठोस होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, घन वाद्य यंत्र बोला जाता है। और इनमें क्या आते हैं, चिमटा है, खड़ताल है और मजीरा। नेक्स्ट है सुशिर। सुशिर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, यानी कि जो वायु, जिन्हें हम कैसे बजाते हैं, मुख की वायु से जिन्हें बजाया जाता है, वे कौन से होते हैं, सुशिर वाद्य यंत्र। और इनमें कौन कौन आते हैं, जैसे शहनाई है, बांसुरी है, बीन है, ये सारे बजाए जाते हैं। नेक्स्ट है
अवनद या फिर चमड़े के वाद्य यंत्र, इन्हें क्या बोला जाता है? अवनद या फिर चमड़े के वाद्य यंत्र। और ये कैसे, ये कौन कौन से होते हैं? जैसे तबला है, ढोलक है, ड्रम है। और ये कैसे बजते हैं? इन्हें या तो हाथ से पीट कर बजाया जाता है या फिर किससे? छड़ी से बजाया जाता है। जैसे तबला है, देखो तबला हाथों से बजता है, ढोलक है, ड्रम है। नेक्स्ट है तार वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें तार लगी होती है उन्हें क्या बोलते हैं? तार वाद्य यंत्र। जैसे एक तारा है, संतूर है, सरोद है, सितार है, ये सारे कौन से होते हैं? तार वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें, देखो अभी तो जो है सेंसस वो हुई नहीं, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट सेंसस होगी वो 2021 में होगी। तो 2011 की अगर सेंसस की हम बात करें, 2011 की जो जनगणना हुई थी, हरियाणा की कौन सी जनगणना थी? तो हरियाणा की वो 5वीं जनगणना थी। कैसे 5वीं जनगणना थी? क्योंकि जो हरियाणा है वो कब बना था? 1966 में अलग हुआ था पंजाब से, क्योंकि 1966 में तो पंजाब के साथ हरियाणा की जनगणना हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है कि पहली जनगणना कब हुई थी हरियाणा की, तो 1971 में हुई थी। उसके बाद अगर 2011 की जनगणना हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में जो है 2011 की जो जनगणना थी वो कौन सी थी? तो 15th थी, यानी कि 15वीं जनगणना थी 2011 में जो हुई थी भारत की। और अगर क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी 2011 की, तो 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम जनगणना, जो बार बार एग्जाम में आता है, नेशनल जीके का क्वेश्चन है। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। और अगर क्वेश्चन आता है किस गवर्नर के टाइम में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई थी भारत की पहली जनगणना। उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की नियमित जनगणना कब हुई थी, क्योंकि पहले नियमित नहीं थी, पहली बार जो नियमित जनगणना हुई थी यानी कि 10 साल के बाद, कब? 1881 में, 1881 में हुई थी। और किस गवर्नर के टाइम में हुई थी? लॉर्ड रिपन के टाइम में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। उसके बाद स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी किसे बोलते हैं? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को, यानी कि जिसमें क्या आती है? जनसंख्या की गणना की जाती है, उसे क्या बोला जाता है? डेमोग्राफी बोला जाता है। तो ये थी बच्चों आज की क्लास, आज के हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास के लिए लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।